आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये चैप्टर एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है और इसका कंटेंट एनसीईआरटी की न्यू बुक क्यूरियोसिटी ए टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस के चैप्टर नंबर 6 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है और उसका फोर्स और एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। हम यह भी जानेंगे कि क्या लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और हम क्यों वाटर टैंक्स को काफ़ी हाइट्स पर रखते हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड्स क्रिएट होती हैं। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाई स्पीड विंड्स किस तरह से फॉर्म होती हैं और हाई स्पीड विंड्स अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए चलती हैं। हम थंडर स्टॉर्म्स और लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उन सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिसको हम लाइटनिंग के दौरान यूज़ करके लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि किस तरह से साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं और किस तरह से ये डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। हम उन प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जिनको हम स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के दौरान यूज़ करके लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस है कि दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों ने ही इक्वल वेट का बैग अपने शोल्डर्स पे कैरी किया हुआ है। एक स्टूडेंट के बैग का स्ट्रैप नैरो है और दूसरे स्टूडेंट के बैग का स्ट्रैप वाइड है। हालांकि दोनों स्टूडेंट्स के बैग का वेट इक्वल है, इसलिए दोनों स्टूडेंट्स के ही शोल्डर पर इक्वल अमाउंट ऑफ वेट एक्ट करेगा। लेकिन इस स्थिति में हम यह देखेंगे कि जिस स्टूडेंट के बैग का स्ट्रैप नैरो है उसके लिए बैग को कैरी करना डिफ़िकल्ट होगा और दूसरे स्टूडेंट के लिए जिसके बैग का स्ट्रैप वाइड है उसके लिए बैग को कैरी करना आसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि बैग का वेट तो सेम है, लेकिन जिस जिस स्टूडेंट के बैग का स्ट्रैप नैरो है उस स्टूडेंट के शोल्डर पर एक छोटे एरिया पर यह वेट एक्ट करेगा, जबकि जिस स्टूडेंट के बैग का स्ट्रैप वाइड है उस स्टूडेंट के शोल्डर के एक बड़े एरिया पर यह वेट एक्ट करेगा। तो इस स्थिति में हम यह देख रहे हैं कि सेम वेट जो कि दोनों ही स्टूडेंट्स के शोल्डर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट के केस में ये कम एरिया पर एक्ट कर रहा है इसलिए उसको बैग को कैरी करना अनकंफर्टेबल हो रहा है और दूसरे स्टूडेंट के केस में सेम वेट ज़्यादा एरिया पर एक्ट कर रहा है इसलिए उसके लिए बैग को कैरी करना आसान हो रहा है। इसीलिए कोई ना कोई ज़रूर ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है जो इस प्रोसेस को एक स्टूडेंट के लिए आसान बना रही है और दूसरे स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट बना रही है। इसी फिज़िकल क्वांटिटी को हम प्रेशर कहते हैं और इसे हम डिफ़ाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली हम लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसका मतलब ये है कि यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा और यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसलिए प्रेशर का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। इसीलिए प्रेशर का ऐसा यूनिट हो जाता है पास्कल। अब हम डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो हमें प्रेशर के सिग्निफिकेंस को समझने में हेल्प करेंगे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यदि हमारे बैग का स्ट्रैप चौड़ा होगा तो बैग को कैरी करना हमारे लिए आसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैग का वेट हमारे शोल्डर पर एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्रेशर और एरिया एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया डिनोमिनेटर में आता है, तो यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा और यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से जब हम किसी वेजिटेबल को या फ्रूट को एक नाइफ़ के शार्प एज से कट करते हैं तो हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स नाइफ़ के शार्प एज जिसका एरिया बहुत कम है उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और जब एक एक बड़ा फोर्स एक कम एरिया पर एक्ट करता है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से वेजिटेबल या फ्रूट को कट करना आसान हो जाता है। इसी तरह से जब हम एक आयरन नेल को एक वुडन प्लैंक में इंसर्ट करते हैं तो जब हम
नेल के हेड पर हैमर के द्वारा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो वो फोर्स नेल के पॉइंटेड एंड पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब क्योंकि पॉइंटेड एंड का एरिया बहुत कम होता है, इसीलिए वुडन प्लैंक के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। बिकॉज एरिया बहुत कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में नेल को इंसर्ट करना आसान हो जाता है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी वेट को अपने हेड के ऊपर कैरी करता है, तो हमने देखा है कि वो अपने हेड पर एक सर्कुलर क्लॉथ रख लेता है। ऐसा करने से जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो हेड पर एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हेड के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी वजह से वेट को हेड पे कैरी करना आसान हो जाता है। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि किस तरह से प्रेशर हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करता है, और इन एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रेशर के सिग्निफिकेंस को इजीली समझ पाए। तो अब हम यह डिस्कस करेंगे कि क्या लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और यदि करते हैं तो किस तरह से करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि वो लिक्विड उस कंटेनर के वॉल्स के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिनके वो कांटेक्ट में है, और उसके बॉटम के भी सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यदि हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं, चाहे वो पॉइंट कंटेनर के वॉल पर मौजूद है, या फिर उसके बॉटम पर मौजूद है, या फिर वो वाटर के अंदर मौजूद है, तो किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है एक लिक्विड के द्वारा, वो प्रेशर उस पॉइंट की डेप्थ पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट उस लिक्विड के टॉप मोस्ट लेयर से कितनी गहराई में मौजूद है। इसको हम इनडायरेक्टली इस तरह से भी कह सकते हैं कि लिक्विड कंटेनर के बॉटम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि लिक्विड की हाइट कितनी है। यदि हम उस हाइट को बढ़ा दें तो हम ये देखेंगे कि कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी लिक्विड अपने कंटेनर के वॉल्स के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है जिनके वो कांटेक्ट में है। इस बात को हम एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है और हमने उसमें वाटर फिल कर रखा है। यदि हम यदि हम यदि हम उसके बॉटम से कुछ ऊपर किसी पॉइंट पर एक होल बना दें, तो ये देखेंगे कि वाटर उस होल से स्पर्ट आउट करने लगता है। वाटर जो स्पर्ट आउट करने लगता है वो इंडिकेट करता है कि उस पॉइंट पर वाटर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, और जैसे ही हमने वहाँ से प्लास्टिक को रिमूव किया होल करके, वैसे ही वाटर उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से वहाँ से निकलने लगा। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वाटर या कोई भी लिक्विड अपने अपने कंटेनर के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसी तरह से एक डैम के अंदर जो कलेक्टेड वाटर होता है वो डैम के सभी पॉइंट्स पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। और हमने यह भी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पर एक्सर्ट किया जाने वाला, एक लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो पॉइंट उस लिक्विड के सरफेस से कितनी गहराई में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट जितनी ही ज़्यादा गहराई में मौजूद होगा, उस पॉइंट पर लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो डैम्स के केस में क्या होता है कि बॉटम के ऊपर जैसे जैसे हम वाटर के सरफेस से नीचे मूव करते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए इस हायर अमाउंट ऑफ प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो डैम की वॉल्स हैं वो नीचे से ब्रॉड बनाई जाती हैं और ऊपर से थिन बनाई जाती हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर डैम को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है कि जो नीचे का सरफेस है वो वाटर के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला हाई प्रेशर को बियर कर सके और ब्रेक डाउन ना हो। अब हम यह डिस्कस करेंगे कि क्यों हम वाटर टैंक्स को काफ़ी ऊंचाई पर रखते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी लिक्विड किसी पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पॉइंट की
उस लिक्विड के सरफेस से गहराई कितनी है, कितनी डेप्थ में वो पॉइंट मौजूद है। तो यदि हम वाटर टैंक्स को ऊंचाई पर रखेंगे तो हमारे जो टैप्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी नीचे होते हैं, लेट अस से कि हमारा जो वाटर का टैंक है वो फोर्थ फ्लोर पे रखा हुआ है और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो क्योंकि हमारा टैप काफ़ी नीचे है, इसीलिए हमारे टैप में जो वाटर आएगा उस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा और इसलिए एक अच्छी फ़्लो मिल सकेगी, वाटर की एक अच्छी फ़्लो मिल सकेगी। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम वाटर टैंक्स को काफ़ी ऊंचाई पर रखते हैं। अब तक हमने डिस्कस किया कि लिक्विड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी तरह से गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। अब क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा गैसेस मिक्स्ड होती हैं, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेयर के द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाले इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि 15 क्रॉस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस प्रेशर की वजह से उस एरिया के ऊपर जो फोर्स जनरेट होती है वो 225 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसे हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। हमारे हेड के ऊपर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है वो एक 200 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होती है। ये कुछ ऐसा ही है कि मानो हमारे हेड के ऊपर 200 किलोग्राम का वेट रखा हुआ है, लेकिन इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर और फोर्स की वजह से भी हमारी बॉडी इसीलिए क्रश नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड्स और गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर लेता है और हमारी बॉडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इफ़ेक्ट में क्रश नहीं होती। अब जैसा कि हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, तो इस बात को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं। यदि हम एक गुड क्वालिटी का रबर सकर ला करके उसको एक टेबल के सरफेस पर उसको पुश करके स्टिक करा दें, तो इससे होगा क्या कि उस रबर सकर के कप और टेबल के बीच में मौजूद हवा बाहर निकल जाएगी और ऊपर से एटमॉस्फेयर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इस वजह से वो रबर सकर टेबल के सरफेस पर स्टिक हो जाएगा। अगर हम उसे पुल करके टेबल के सरफेस से अलग करना चाहें तो ये देखेंगे कि ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विंड्स किस तरह से फॉर्म होती हैं। विंड की फॉर्मेशन को समझने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि एयर की मूवमेंट किस पैटर्न को फॉलो करती है। एयर के मूवमेंट के पैटर्न को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ हमने एक ब्लू कलर के बैलून को, जिसको हमने ज़्यादा फुला रखा है, उसको हमने एक येलो कलर के बैलून से, जिसको हमने कम फुला रखा है, एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। यदि हम इस अरेंजमेंट को इसी तरह से छोड़ दें तो यह देखेंगे कि ब्लू कलर का बैलून धीरे धीरे छोटा होने लगेगा और येलो कलर का बैलून धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। और साइज़ में होने वाले ये चेंजेस तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि दोनों बैलून्स ऑलमोस्ट बराबर नहीं हो जाते। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ब्लू कलर के बैलून में एयर का प्रेशर ज़्यादा है और येलो कलर के बैलून में एयर का प्रेशर कम है। एयर हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, इसीलिए एयर ब्लू कलर से के बैलून से निकल करके ट्यूब के थ्रू होते हुए येलो कलर के बैलून में जाएगी और इससे येलो कलर के बैलून का साइज़ बड़ा होता जाएगा और उसमें प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ब्लू कलर के बैलून में एयर का प्रेशर डिक्रीज़ होता रहेगा और येलो कलर के बैलून में एयर का प्रेशर इंक्रीज़ होता रहेगा और एयर की मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि दोनों ही बैलून्स के अंदर प्रेशर का डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो जाता, यानी कि दोनों ही बैलून्स में एयर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एयर हमेशा एक हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। जब एयर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है तो एयर की इस मूवमेंट को हम विंड कहते हैं।
अब ये प्रेशर डिफरेंस जितना ही ज़्यादा होगा, एयर की मूवमेंट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, या यूँ कहें कि हम विंड स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अब ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए हीटिंग रिस्पॉन्सिबल है। यदि हम दिन के समय की बात करें तो सनलाइट की वजह से लैंड का सरफेस बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। इसके विपरीत सी का सरफेस उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वाटर गर्म होने में भी ज़्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। तो दिन के समय में यह देखा गया है कि लैंड बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है और इसलिए लैंड के सरफेस पर मौजूद हवा भी तेज़ी से गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब ऐसा होता है तो लैंड के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, जबकि सी के ऊपर हाई प्रेशर एरिया है। तो ऐसी स्थिति में एयर सी की तरफ से लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और एयर की इस मूवमेंट को हम सी ब्रीज कहते हैं। इसके विपरीत रात के समय में लैंड तो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है, लेकिन सी क्योंकि उसमें पानी है और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है, इसलिए सी के ऊपर सी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बना रहता है, जिसकी वजह से वहाँ उसके सरफेस पर मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और सी के सरफेस पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इस वजह से लैंड जहाँ पर कि हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, वहाँ से हवा सी की तरफ मूव करती है और हवा के इस मूवमेंट को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब हाई स्पीड विंड्स चलती हैं तो अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए चलती हैं। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। जैसा कि इस दिए हुए डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसमें हमने दो सिमिलर साइज़ के बैलून्स को एक स्टिक के थ्रू सस्पेंड कर रखा है और इन बैलून्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो करीब 6 to 10 सेंटीमीटर का है। जब हम इन दोनों बैलून्स के बीच में एयर को ब्लो करेंगे तो ये देखेंगे कि ये दोनों बैलून्स एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, या यूँ कहें कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इन बैलून्स के बीच में एयर ब्लो करते हैं तो एयर का ब्लो अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है, यानी कि बैलून्स के बीच में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और जबकि इन दोनों ही बैलून्स के साइड्स में हाई प्रेशर एरिया है, अब जो हवा है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी और इस मूवमेंट के दौरान वो बैलून्स को एक दूसरे की ओर पुश कर देगी। तो इसीलिए हम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली समझ सकते हैं कि जब हाई स्पीड विंड्स चलती हैं तो अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए चलती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई स्पीड विंड्स अपने पीछे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए चलती हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से जब हाई स्पीड विंड्स चलती हैं तो कई बार घरों के छत ब्लो ऑफ कर जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि सपोज़ दैट हाई स्पीड विंड्स चल रही हैं और घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद हैं, तो इस स्थिति में रूफ़ के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, जबकि रूफ़ के नीचे जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो रूफ़ के नीचे और ऊपर में एयर का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा और ऊपर कम प्रेशर होगा। तो हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया यानी कि नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी और इस मूवमेंट के दौरान यदि घर की छत कमज़ोर है तो वो हवा की मूवमेंट छत को ब्लो ऑफ कर देगी। इसीलिए यह ज़रूरी होता है कि जब हाई स्पीड विंड्स चल रही हों तो हम घर के खिड़की और दरवाजे खुले रखें। ऐसा करने से छत और छत के नीचे के एरिया में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और रूफ़ के ब्लो होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉर्म्स क्या होते हैं और स्टॉर्म्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। जब लैंड काफ़ी गर्म हो जाता है तो लैंड के सरफेस पर मौजूद मॉइस्ट एयर भी गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती है। ऐसा होने से उस जगह पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और जब किसी जगह पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रेशर एरिया से ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लगती हैं। जब ये ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर एरिया पर आती हैं तो क्योंकि यहाँ पे लैंड गर्म है, वह भी
वह भी इस लैंड के कांटेक्ट में आकर गर्म हो जाती हैं और ये हवाएं भी ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और दोबारा से उस जगह पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से विंड सर्कुलेशन का एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। और जब ये गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो एक्सपैंड होती हैं और धीरे धीरे टेम्परेचर लूज़ करने लगती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ जब ये अपना टेम्परेचर लूज़ करने लगती हैं तो इन हवाओं में मौजूद जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देते हैं और इस तरह से क्लाउड्स का निर्माण होता है। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के काफ़ी हैवी हो जाती हैं तो ये नीचे बारिश की फॉर्म में या फिर ओलों की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में गिरने लगती हैं। इस तरह से तेज़ चलती हुई हवाओं और बारिश, ओलो या फिर स्नो के कॉम्बिनेशन को हम स्टॉर्म कहते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है, थंडर क्या होता है और थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि लैंड के गर्म होने की वजह से मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ उठने लगती है और आसपास के एरिया से जो कि हाई प्रेशर एरियाज़ है वहाँ से ठंडी हवाएं इस लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लगते हैं और ये हवाएं भी इस लो प्रेशर एरिया पर आकर गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। विंड सर्कुलेशन की ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है और कुछ परिस्थितियों में ये जो ऊपर उठने वाली गर्म हवाएं हैं ये बहुत ऊंचाई तक चली जाती हैं और वहाँ पर वाटर वेपर आइस के पार्टिकल्स में, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी कम होता है इसलिए वाटर के वेपर्स आइस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। समय बीतने के साथ आइस पार्टिकल्स के द्वारा फॉर्म किया गया ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है और अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करने लगता है। इस क्लाउड के नीचे की तरफ मूव करने की वजह से जो इस क्लाउड के नीचे की हवा होती है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश होती है और नीचे से तो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ आ ही रही होती हैं। तो जब ये हवा का डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है तो इसकी वजह से आइस पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स के बीच में काफ़ी रबिंग होती है। इस रबिंग की वजह से आइस पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। अब क्योंकि आइस के पार्टिकल्स हल्के होते हैं इसलिए ये क्लाउड के अपर पार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और क्लाउड के लोअर पार्ट में वाटर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से एक क्लाउड के अंदर चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। जब ये क्लाउड्स का साइज़ बढ़ता जाता है, उनका वेट बढ़ता चला जाता है और साथ ही में ये जो चार्जेस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ये क्लाउड अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ जाता है और ग्राउंड के सरफेस पर मौजूद जो टॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे बिल्डिंग्स, ट्रीज़, इनको भी ये पॉजिटिवली चार्ज बना देता है। तो इस तरह से एक क्लाउड के बीच में भी चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया और ग्राउंड और क्लाउड्स के बीच में भी चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया। हालांकि नॉर्मली एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और एयर के थ्रू चार्जेस फ्लो नहीं होती, लेकिन जब चार्ज एक्यूमुलेशन क्लाउड्स में और अर्थ के सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस हाई चार्ज सेपरेशन की वजह से एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक डाउन हो जाती है और इस समय पर सडनली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और कोलाइड करने लगते हैं। ये चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट एक क्लाउड के अंदर भी हो सकती है, एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच में भी हो सकती है और साथ ही साथ क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है। जब चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है तो बहुत तेज़ लाइट एमिट होती है, इसी को ही हम लाइटनिंग कहते हैं और यहाँ पर बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स का कोलिजन होता है। अब ये कोलिजन एक ही क्लाउड के अंदर भी हो सकता है और एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, साथ ही साथ एक क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकता है। जब ये लाइटनिंग होती है मतलब लाइटनिंग तब होती है जब एयर के थ्रू चार्ज के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव करके एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। इस लाइटनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे कि आसपास की हवा भी काफ़ी गर्म हो जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड करती है। जब हवा का
एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से होता है तो उस समय पर एक बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इसको हम थंडर बोलते हैं। तो इस तरह से चलती हुई हवाएं और साथ ही साथ ये जो लाइटनिंग है और थंडर है, जब ये एक साथ होती है तो इस कॉम्बिनेशन को हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। तो जैसा कि अभी हमने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में डिस्कशन किया, तो हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइटनिंग काफ़ी डेंजरस हो सकती है। इससे आग लग सकती है, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, या फिर ह्यूमंस और एनिमल्स में सीवियर बर्न्स हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है। इसलिए लाइटनिंग के समय पर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के हमें अपने आप को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग्स और ट्रीज़। हमें किसी लो लाइंग ओपन एरिया में चले जाना चाहिए और क्राउच डाउन हो जाना चाहिए। हमें ग्राउंड पर लेटना नहीं चाहिए। उस समय पर कोई भी अम्ब्रेला जिसकी मेटेलिक रॉड हो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि हम पानी के अंदर हैं तो पानी से बाहर आ जाना चाहिए। यदि हम कार या बस के अंदर हैं तो हम एक कंपैरेटिवली सेफर स्टेट में होते हैं। बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटेलिक रॉड होती है जिसको हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके वॉल्स के अलोंग इंस्टॉल कर देते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर का अपर एंड पॉइंटेड होता है और इसे बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट से ऊंचा रखा जाता है, जबकि इसके लोअर एंड को ग्राउंड में डीपली बरीड कर दिया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर जब लाइटनिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को बिल्डिंग के टॉप पार्ट से ग्राउंड में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि साइक्लोन्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। साइक्लोन्स लार्ज स्टॉर्म्स को कहते हैं जो कि वार्म ओशियन वाटर्स के सरफेस पर फॉर्म होते हैं। जब ओशन का वाटर गर्म हो जाता है तो उसके सरफेस पर मौजूद ह्यूमिड एयर भी गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब यह ह्यूमिड एयर ऊपर की तरफ उठती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर लूज़ करती है और इसमें मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इवेपोरेशन प्रोसेस के दौरान वाटर हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान वाटर वेपर हीट लूज़ करके वाटर में कन्वर्ट होता है। तो जब ऊपर उठने वाली इन गर्म हवाओं में मौजूद वाटर वेपर्स कंडेंस होकर के रेन ड्रॉप्स फॉर्म करते हैं तो वो हीट लूज़ करते हैं। इस हीट को ऊपर उठती हुई गर्म हवाएं एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो और भी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और भी ऊपर की तरफ मूव करने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो वाटर के सरफेस पर एक बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। इस लो प्रेशर एरिया के क्रिएट होने की वजह से सराउंडिंग में मौजूद हाई प्रेशर एरिया जो होता है वहाँ से तेज़ हवाएं चलती हैं इस लो प्रेशर एरिया की तरफ। जब ऐसा होता है तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये हवाएं स्पिन करने लगती हैं। जैसा कि इस ऊपर दिए हुए डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ ये हवाएं चल रही हैं तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये स्पिन होने लगती हैं। जब ये हाई प्रेशर एरिया से हवाएं लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं तो वो भी गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। यह साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है और अर्थ के रोटेशन की वजह से एक स्पिनिंग सिस्टम ऑफ विंड, क्लाउड और रेन फॉर्म होता है। इसी स्पिनिंग सिस्टम ऑफ विंड, क्लाउड और रेन को हम साइक्लोन कहते हैं। जिस पॉइंट पर सबसे कम प्रेशर होता है वो उसको हम आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं। यहाँ पर विंड बहुत काम होती है, लेकिन इसके विपरीत सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में विंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी हैवी रेनफॉल होता है। साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जब ये ओशियन से लैंड की ओर मूव करते हैं तो ये बहुत ही हाई विंड स्पीड्स डेवलप कर लेते हैं। ये विंड स्पीड्स नॉर्मल थंडर स्टॉर्म्स के दौरान डेवलप हुई विंड स्पीड से भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि जब साइक्लोन्स लैंड पर पहुंचते हैं तो मॉइस्ट वाटर का जो सोर्स है वो कट ऑफ हो जाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे लैंड पर मूव करते हुए साइक्लोन्स की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। लेकिन जब तक इन साइक्लोन्स में स्ट्रेंथ होती है तब तक ये इतना डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं जिसे कि ठीक करने में महीनों या कभी कभी सालों भी लग जाता है।
2020 में जो एम्फन साइक्लोन आया था उसमें जो पीक विंड स्पीड्स थी वो करीब 270 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी। जब साइक्लोन्स लैंड की तरफ मूव करते हैं तो ये ओशियन वाटर को कोस्टल एरियाज़ की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे कि कोस्टल एरियाज़ में और कभी कभी तो ओशियन से काफ़ी दूर के एरियाज़ में भी बाढ़ आ जाती है। इससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो सी वाटर में सॉल्ट होता है उसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी भी पुअर हो जाती है और फ्यूचर में क्रॉप्स को ग्रो करना डिफ़िकल्ट होता है। जब साइक्लोन्स लैंड पर मूव करते हैं तो बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से रिवर्स ओवरफ्लो करने लगते हैं और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। साइक्लोन्स अपने रास्ते में आने वाले ट्रीज़ को और बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और अफेक्टेड एरियाज़ में इमरजेंसी सर्विसेज को पहुंचाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। साइक्लोन्स की वजह से पावर आउटेजेस कॉज होती हैं जो काफ़ी दिनों तक चलती हैं और हमारी डेली लाइफ बहुत ही नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होती है। क्योंकि साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स को फॉलो करें। जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम आईएमडी यानी कि इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ किए गए वेदर अलर्ट्स और वार्निंग्स के प्रति जागरूक रहें। ज़रूरत पड़ने पर हम इवैक्यूएट कर दें और साइक्लोन शेल्टर्स में चले जाएं। यदि हम साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हैं तो अपने साथ एक इमरजेंसी किट को रेडी रखें, जिसमें हम अपने इसेंशियल आइटम्स को रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर फोर्स और एरिया के साथ किस तरह से रिलेटेड होता है। हमने लिक्विड्स और गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किए जाने वाले प्रेशर के बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि किस तरह से एयर प्रेशर का डिफरेंस विंड्स को क्रिएट करता है। हमने यह भी जाना कि किस तरह से हाई स्पीड विंड्स अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हुए चलती हैं। हमने स्टॉर्म्स के बारे में जाना, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, लाइटनिंग के बारे में डिस्कशन किया और साइक्लोन्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच।